हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज मैं आपको बताऊंगा जो आपका क्लास 10 साइंस है इसका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो क्लास 10 साइंस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वीडियो क्लास 10 साइंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और मैं 100% गारंटी लेता हूं कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को याद जरूर कर लेना। ठीक है, पहला प्रश्न आप लोग देखो जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार करके ही जाना है। ये प्रश्न लिखा हुआ है Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स आउट Al2O3 प्लस 2Fe। ओके, अब यहां आपको बताना है जो ये आपकी अभिक्रिया है, जो ऊपर दी गई अभिक्रिया है, किस प्रकार की है, कौन सी अभिक्रिया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है हमारा संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन सी है वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन डी है विस्थापन अभिक्रिया। तो ये जो आपकी अभिक्रिया है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, आई होप कि आपको पता होगा। नहीं पता है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। देखो यहां से जो O3 है ये क्या हो रहा है, यहां से अलग होकर Al2 के साथ जुड़ जा रहा है, तो यहां क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। तो ये आपका जो होगा ना विस्थापन अभिक्रिया होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद ही कर लेना चाहिए। ये जो आपकी अभिक्रिया है वो विस्थापन अभिक्रिया है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है। इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से जो अम्लीय लवण है, आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए NaCl, ऑप्शन नंबर बी NaHSO4, ऑप्शन नंबर सी Na2SO4 एंड ऑप्शन नंबर डी KCN। तो इसमें आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा अम्लीय लवण है। ठीक है, तो इसमें से आपका जो अम्लीय लवण है जिसमें हाइड्रोजन है, लाइकेज यहाँ आपका किसमें हाइड्रोजन है, NaHSO4 में, तो ये आपका क्या होगा, अम्लीय लवण होगा। ओके, समझ में आया। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अगर आप तैयार करके जाओगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, 100% देखने को मिलेगा। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैंने इस वीडियो में लिया है। ठीक है, यहां आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्नलिखित में या फिर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया है, प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए है सोडियम क्लोराइड विलयन एवं कॉपर धातु, जो सोडियम क्लोराइड होता है उसका विलयन एवं कॉपर धातु। ऑप्शन नंबर बी है मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन एवं एल्यूमिनियम धातु, यानी कि जो मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन होता है एवं जो एल्यूमिनियम धातु होता है। ऑप्शन नंबर सी है फेरस सल्फेट विलयन एवं सिल्वर धातु। ऑप्शन नंबर डी है सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु। तो अब इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है, आई होप कि आपको पता होगा। देखो इसमें से जो आपका ऑप्शन सही है, यहाँ जो आपका सिल्वर नाइट्रेट विलयन है एवं कॉपर धातु, ये जो है ना प्रतिस्थापनीय युग्म है। ओके, तो आप इस पर टिक लगा दो, ये आपका सही आंसर है। आई होप कि आपको पता चल गया। बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन आपको तैयार करके ही ये सारे क्वेश्चन जाना है बोर्ड एग्जाम में पेपर देने, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने सेलेक्ट किया है, बहुत मेहनत किया है और ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4 कि ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है। जो ब्यूटेनोन है, ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है। देखो ब्यूटेनोन में कीटोन समूह जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ सिंगल बॉन्ड CHO, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ सिंगल सिंगल जो आपका डबल बॉन्ड हो गया, लेकिन यहाँ सिंगल HH हाइड्रोजन जुड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ आपका सी, फिर डबल बॉन्ड वो, ये आपका डबल बॉन्ड है। ठीक है, सी ऑप्शन है सिंगल बॉन्ड OH एंड डी ऑप्शन है सिंगल बॉन्ड COOH। तो यहां आपको बताना है जो ब्यूटेनोन है, ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है, इसमें जो ब्यूटेनोन है इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है, तो आपका जो ये है यही क्रियात्मक समूह है। इधर आपके 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे और यहाँ C और डबल बॉन्ड O, तो ये जो आपका है ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। जितना क्वेश्चन बता रहा हूं आप लोग नोट कर लो, तैयार कर लो। आप लोग ये समझ लो कि ये क्वेश्चन हमें पढ़ के ही जाना है बोर्ड एग्जाम में पेपर देने। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देखो, इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से अम्लीय ऑक्साइड है। यहां सब ऑक्साइड है लेकिन इसमें आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से आखिर अम्लीय ऑक्साइड कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है Al2O3, ऑप्शन नंबर बी है K2O, ऑप्शन नंबर सी है हमारा P2O5, ऑप्शन नंबर डी है MgO। तो यहां आपको बताना है कि इसमें से जो आपका अम्लीय ऑक्साइड कौन सा है।
देखो इसमें जो आपका अम्लीय ऑक्साइड है वो P2O5 याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसे तैयार करके ही सारा क्वेश्चन जाना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अब देखो अगला हमारा, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, आपका बायोलॉजी का आपको तैयार कर लेना चाहिए ये सारे क्वेश्चंस कि यकृत स्रावित करता है, जो यकृत होता है वो क्या स्रावित करता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा लार, ऑप्शन नंबर बी है पित्त रस, ऑप्शन नंबर सी है जठर रस, ऑप्शन नंबर डी है अग्नाशयिक रस। तो जो यकृत होता है, यकृत क्या स्रावित करता है, तो इसमें से जो हमारा है पित्त रस यकृत स्रावित करता है। कौन सा रस है? पित्त रस। आप याद रखना ये क्वेश्चन। ओके, तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 7 है, ध्यान से समझना कि निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। यानी कि आपका जो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। एक होता है नर जनन तंत्र, एक होता है मादा जनन तंत्र, और नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र दोनों का मैंने भाग को पढ़ाया है। तो ऑप्शन नंबर ए है अंडाशय, बी है शुक्रवाहिका, सी है गर्भाशय एंड डी है डिंबवाहिनी। तो अंडाशय जो है वो मादा जनन तंत्र का भाग है, गर्भाशय भी है, डिंबवाहिनी भी है, लेकिन यहाँ जो शुक्रवाहिका है ये नर जनन तंत्र का भाग है। ओके, तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आप लोग देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है विकासीय दृष्टिकोण से, यानी कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, मतलब किससे, इन चारों में से किससे हमारी अधिक समानता की गई है। ऑप्शन नंबर ए है चीन के विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर बी है मकड़ी, ऑप्शन नंबर सी है चिंपैंजी, ऑप्शन नंबर डी है जीवाणु। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे क्योंकि ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, बुक में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है चिंपैंजी। किससे अधिक समानता की गई है? चिंपैंजी से। ठीक है, तो याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लेना। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा छोटा, और छोटा है भी, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रिकॉर्ड तोड़ चुका है बोर्ड एग्जाम में आने का, लेकिन है तो बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक उत्तल दर्पण, यहां सबसे पहले याद रखना कि कौन सा दर्पण है, इसी में बच्चे गलतियां कर देते हैं। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। कितना है? 10 सेंटीमीटर। और दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी, अब दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी कि हमें आर ज्ञात करना है। तो यहां आप लोगों को एक फार्मूला बताया गया था, F बराबर R/2। तो यहां हमें R तो पता है, तो हमें R नहीं पता है, R हमें ज्ञात करना है, तो R बराबर हमें 2F कर देना है। तो 2F अगर आपको मिल गया तो यहाँ फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर, और हमें फोकस दूरी में केवल 2 से गुणा करना है जितना दिया हुआ है, यानी कि 20 सेंटीमीटर। तो ये हमारा जो वक्रता त्रिज्या होगा ये फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए है 10 सेंटीमीटर, बी है 20 सेंटीमीटर, सी है 13 सेंटीमीटर, डी है 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमारा जो 20 सेंटीमीटर का ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, क्योंकि फोकस दूरी आपका 10 सेंटीमीटर है तो उसकी 2 गुना होता है वक्रता त्रिज्या, तो हमारा 20 सेंटीमीटर सही हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लेना है आप लोगों को। सबसे पहले आप ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। जो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, ये सभी को पता है। तो कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, कांच का अपवर्तनांक कितना है? 1.5 में प्रकाश की चाल होगी। अब इसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताता हूं, उससे आपका प्रकाश का चाल पता चल जाएगा। जैसे जो आपका जितना अपवर्तनांक दिया हुआ है और जो प्रकाश की चाल दी हुई है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है? 3 × 10⁸, और हमें जो अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.5 में आप भाग दे तो आपका आंसर आ जाएगा। लाइक यहाँ 1.5 2 जा तो 2 × 10⁸ हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ हमारा 2 × 10⁸ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो आप लोग थोड़ा सा ट्रिक याद रखना, जैसे आप लोगों को ये क्वेश्चन बताया, अब इसे आप कभी नहीं भूलोगे क्योंकि ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। लिखा हुआ अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। जैसे जो अस्पष्ट दृष्टि होती है उनकी न्यूनतम दूरी क्या होती है?
तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए है 25 सेंटीमीटर पर, बी है 50 सेंटीमीटर पर, सी है 100 सेंटीमीटर पर एंड डी है इनफाइनाइट यानी कि अनंत पर। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है वो मैं आपको बता दूं आपका 25 सेंटीमीटर है। कितना है? 25 सेंटीमीटर। अगर यही स्पष्ट दृष्टि की दूर वाली यानी कि सबसे दूरस्थ क्या है तो वो आप लोगों को बताना है इनफाइनाइट, लेकिन यहां सबसे निकट पूछा गया है तो वो आप लोगों का होगा 25 सेंटीमीटर। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर होती है, ये याद रखना। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आप माइंड में सेट कर लेना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 100% गारंटेड है कि बोर्ड एग्जाम में आएगा, वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर 12 कि प्रतिरोध का मात्रक होता है। जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? आई होप कि आपको पता होगा। प्रतिरोध आपने नाम सुना होगा जब मैंने ओम का नियम पढ़ाया है। ऑप्शन नंबर ए है ओम, बी है ओम प्रति मीटर, सी है ओम मीटर एंड डी है मीटर प्रति ओम। तो जो प्रतिरोध होता है उसका मात्रक जो होता है वो ओम होता है। क्या होता है? ओम। तो आई होप कि आपको याद रहेगा कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ओके, तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। यहां आप लोग ये क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है विद्युत ऊर्जा की इकाई का मात्रक होता है। जो विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है, ठीक है, का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर ए है वाट, बी है किलोवाट, सी है किलोवाट प्रति घंटा, डी है किलोवाट घंटा। तो यहां आपको यह बताना है कि जो विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है उसका मात्रक क्या होता है। तो जो विद्युत ऊर्जा की इकाई उसे हम किस में मापते हैं, तो वो हमारा राइट आंसर होगा किलोवाट घंटा में। किसमें? किलोवाट घंटा में। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिए। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। विद्युत धारा जो है उसको उत्पन्न करने की युक्ति है। ऑप्शन नंबर ए हमारा है जनित्र, बी है हमारा गैल्वेनोमीटर एंड सी हमारा है अमीटर एंड डी है मोटर। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, तो यहां आपके पास 4 ऑप्शन है, लेकिन विद्युत धारा जो उत्पन्न करने की युक्ति है वो जनित्र है। क्या है? जनित्र। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है वो जनित्र है। जनित्र का टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा या फिर जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है। इन चारों में से जो जैव ऊर्जा मात्रा का स्रोत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए है लकड़ी, बी है गोबर गैस, सी है नाभिकीय ऊर्जा, डी है कोयला। तो यहाँ जो लकड़ी है और आपका नाभिकीय ऊर्जा है, कोयला है, गोबर गैस, ये सारी जो है ना, इसमें से जो आपका नाभिकीय ऊर्जा है ये कुछ अलग लग रहा है ना, कुछ अलग टाइप का। तो यही हमारा क्या है? जैव ऊर्जा मात्रा नहीं है, उदाहरण नहीं है बस। तो ये आप लोगों को मैंने बताया है जो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये 15 ऑब्जेक्टिव, अगर 15 बहुविकल्पीय तैयार कर लेते हो जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर नहीं आएगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो था वही मैंने आप लोगों को बताया है। अगर आप ये तैयार करके जाते हो, समझ लो बोर्ड एग्जाम में आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जितना मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया है ये सारे बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे जो हमारा और सारे क्वेश्चन हैं। यहां अब आप लोग देखो, यहां लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 16, लिखा हुआ है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको तैयार करके ही जाना है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। जो मैग्नीशियम रिबन है इसे साफ क्यों किया जाता है? वैसे तो भी जला सकते हैं लेकिन नहीं, छोटा सा रीजन है। देखो, आपको पता है कि वायु में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, ठीक है, यानी कि वायु में ऑक्सीजन होता है और ये जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा। तो धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा, धातु ऑक्साइड। तो ये जो है ना मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। अब इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को मतलब हटाने के लिए उसको रगड़ कर हम लोग साफ करते हैं। अब समझो यहाँ कि मैग्नीशियम रिबन की सतह पर उपस्थित मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे आया कि जो मैग्नीशियम है वायु से अभिक्रिया कर लेता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। कि सतह को साफ करने के लिए दहन से पहले या पूर्व इसे रगमाल से रगड़कर साफ कर लिया जाता है।
अब ये क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता देना कि मैग्नीशियम जो होता है वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है, और इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को साफ किया जाता है, क्योंकि ये जो है ना मैग्नीशियम ऑक्साइड उतना जल्दी जलता नहीं है, तो इसको हम जब रगड़ के साफ कर लेंगे तो ये आसानी से जलने लगेगा। बस इतना सा रीजन है जो बहुत ज्यादा ईजी है। तो ये आप लोगों को क्वेश्चन तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखो, यहां क्वेश्चन नंबर 17 कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्धरोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है, अर्धरोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो हम लोग समझते हैं। देखो यहां सबसे पहले आप ये समझो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्धरोधी बर्तन में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि यह आर्द्रता, नमी, जल, जो आर्द्रता होता है, नमी होता है तथा जो जल होता है, आर्द्रता मतलब जैसे जहां थोड़ी पानी हो ना, वाटर, तो वही आर्द्रता, नमी, जल आदि के संपर्क में आकर बड़ी तीव्रता से जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। अगर हम इसे खुले में रख दे, खुले में तो होगा क्या कि ये जब आर्द्रता, नमी, जल के संपर्क में आता है तो ये बड़ी तेजी से जिप्सम में परिवर्तित होने लगता है। तब जब ये जिप्सम में परिवर्तित होने लगता है तो फिर काफी गड़बड़ हो जाता है। जो एक बड़ी बहुत ही कठोर पदार्थ है, जो जिप्सम है एक बहुत ही कठोर पदार्थ है, और अभिक्रिया का समीकरण निम्न है। जैसे मैं आपको एक अभिक्रिया का समीकरण देता हूं, जैसे ये जल से कैसे रिएक्शन कर लेता है तुरंत। जैसे मैं आप लोगों को एक आपको समीकरण द्वारा समझाता हूं। अब इसका मैं आप लोगों को समीकरण समझाता हूं। जैसे जो आप लोगों का समीकरण है, यहां आप लोगों का जो जिप्सम होता है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, उसका जो सूत्र होता है CaSO4, ठीक है, CaSO4 एंड इनटू हाफ H2O, यानी कि पानी की आधी मात्रा होती है, हाफ H2O, ठीक है, हाफ H2O। अब ये जब आपका वाटर से रिएक्शन करेगा, वाटर को आप लिख सकते हो, आपको इसको बराबर करने के लिए 1 सही 1/2 H2O, यानी कि अगर इसकी बात की जाए तो ये आपका 3/2 वाटर है, ठीक है। अब यहाँ गिव्स आउट आपको मिलेगा, अगर इतना ही वाटर मिल जाता है इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को, तो फिर आपका क्या बना लेगा, आपका बनाएगा तुरंत आपका क्या, जिप्सम, यानी कि CaSO4 इंटू 2H2O इंटू 2H2O। मैं सारी का नाम बता देता हूं। ये हमारा क्या है, ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, ओके। और ये हमारा क्या है, ये हमारा वाटर है, जल है, लिख देता हूं नाम, जल है। और ये क्या है, ये जिप्सम है, जिप्सम। सारा सूत्र याद रखना बस, ये जिप्सम है। तो ये देखो वाटर से अभिक्रिया करके तुरंत क्या बना दिया, जिप्सम। तो अगर इसे हम खुले में रखेंगे और या फिर ये नमी में आएगा तो फिर तुरंत जिप्सम बना लेगा, जो कि एक बहुत ही कठोर पदार्थ है, कठोर बहुत होता है जिप्सम। तो ये हमारा है प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्धरोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या बहुत आसान है, आप लोगों को तैयार कर लेना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 समझो, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा जाता है। जैसे पहला, साबुन क्या है, इसके बनाने का रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। जो बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखना है। या फिर इसी क्वेश्चन को आपसे पूछ सकता है कि साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो साबुनीकरण होता है उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन 2 प्रकार, 3 प्रकार, बहुत प्रकार से पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जो साबुन होता है उसका परिभाषा आखिर है क्या, कैसे बनाया जाता है। फिर मैं आपको साबुन बनाने का रासायनिक अभिक्रिया भी दिखाऊंगा, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना है, VIMP है, ओके। लिखा हुआ है उच्च अणुभार वाले, जो उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों, जो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं कि सोडियम तथा पोटेशियम लवण, जैसे आपके उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, साबुन। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं, ओके। फिर आगे है, ये तेलों और वसाओं के तनु NaOH या KOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है।
जो NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड द्वारा जब हम इसका जल अपघटन करेंगे, जल से अभिक्रिया कराएंगे, तो फिर क्या होगा कि ये इस क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, आपका साबुनीकरण कहलाता है। देखो आपका साबुनीकरण एक टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर साबुन क्या है और इसके बनाने का रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो ये हमारा है, लेकिन इसका रिएक्शन बहुत ज्यादा हार्ड है, आप लोग ध्यान से समझोगे तभी समझ में आएगा। साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया या फिर साबुनीकरण। साबुनीकरण ध्यान से समझना, 3 लाइन में इसका रिएक्शन है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है वसा यानी कि ट्राइस्टरीन का सूत्र, ठीक है। तो यहां आप लोगों को लिखना है CH2, ध्यान से समझना, CH2 एंड OCO, ठीक है, ये आपको लिखना है। फिर C17H35 ये लिखना है। फिर कार्बन कार्बन के नीचे सिंगल बॉन्ड लगाना, कार्बन के नीचे। फिर आपको लिखना है CH, केवल CH, वहां ऊपर CH2 है लेकिन नीचे CH, OCO C17H35। फिर आपको कार्बन कार्बन के नीचे सिंगल बॉन्ड, फिर आपको लिखना है CH2, फिर ऊपर वाला, जो ऊपर वाला यही वाला चीज लिख देना, ठीक है, CH2OCO C17H35। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत हो तो भाई बता सकते हो। फिर आपको प्लस का चिन्ह लगाना है। प्लस का चिन्ह लगाने के बाद यहां आपको लेना है क्या, 3NaOH, 3NaOH, ठीक है। फिर अब आप लोगों का गिब्स आउट आपको मिलेगा क्या, ये आप लोग ध्यान देना। गिब्स आउट आपका ये जो आगे का CH2 है, यहां आप उठा लो CH2 और यहां से OH उठा लो, OH, एक OH, यहां 3 OH है, ठीक है। फिर सिंगल बॉन्ड लगाओ। फिर आप यहाँ CH उठा लो, जो CH है, तो CH, और फिर आप यहाँ से OH उठा लो, एक OH और चला गया, 2 OH गया। फिर आपके 3 OH है और 3 Na है, देख लो आगे मैंने 3 लगा दिया है, तो CH2OH। अब ये आपका जो है ना, ये है ग्लिसरॉल, किसका सूत्र है, ग्लिसरॉल का। अब आपको प्लस, अब आपको साबुन मिलेगा, जो कि आपको लिखना है 3C17H35 COONA। यहां Na3 है, यहां भी Na3 है। सारी चीजें आपका क्लियर हो गया। ये आपकी पूरी अभिक्रिया है। मैं इसका नाम लिख देता हूं, जैसे ये जो है आपका है ट्राई एंड स्यूटेरिन, जिसे आप वसा का नाम दे सकते हो, वसा, ठीक है। और ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, Na से सोडियम, OH से हाइड्रोक्साइड। ये हमारा है ग्लिसरॉल। क्या है, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का सूत्र याद रखना, कहीं कहीं बोर्ड एग्जाम में आ भी जाता है, ग्लिसरॉल। और ये हमारा है जो है सोडियम सिट्रेट, लेकिन या फिर आप साबुन लिख सकते हो। तो ये पूरा बनाने का, साबुन बनाने की विधि है, और ये रासायनिक समीकरण है। बस इतना सा है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ठीक है। तो ये हमारा है साबुनीकरण पर टिप्पणी, ज्यादा पूछा जाता है। साबुनीकरण पर टिप्पणी 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 कई बार पूछा गया है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, इसमें मैंने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किया है जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, वही क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि तैयार कर लो जो जो क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूं, ओके। अगला क्वेश्चन देखो, जो हमारा अगला वाला क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19, लिखा हुआ है स्वापोषी पोषण। जो एक होता है स्वापोषी पोषण, एक होता है विषमपोषी पोषण, ठीक है। लेकिन आपको स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन कौन सी हैं, जो आवश्यक परिस्थितियां कौन कौन सी हैं या कौन सी हैं, उनके उत्पादक यानी कि उत्पाद क्या है, जो उत्पाद क्या बनते हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। देखो सबसे पहले आपका स्वापोषी पोषण जो होता है वो खुद से भोजन बनाता है, ठीक है। तो ये आप लोग समझो कि स्वापोषी पोषण के लिए सूर्य का प्रकाश, जैसे पेड़ पौधे हैं उनको सूर्य का प्रकाश बहुत ज्यादा जरूरी है, सूर्य का प्रकाश। क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड H2O यानी कि जल, ये सारी चीजें जो है ना इंपॉर्टेंट है, जो मतलब स्वापोषी पोषण के लिए। सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, परिस्थितियां, आदि परिस्थितियां का होना आवश्यक है। आदि जो परिस्थितियां हैं उनका होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसके जो उत्पाद हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये 3 होते हैं। एक तो आपका
उत्पोत जो है वो है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड कार्बोहाइड्रेट, ये 3। तो ये आप लोगों को मैंने बता दिया, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लेना, ये सारे एनसीईआरटी के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर आपका 19, जो आप लोगों को तैयार करके ही जाना है बोर्ड एग्जाम में। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा ही जाता है कि जीन क्या है, जो जीन होता है वो क्या होता है और इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया और इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आपको विशेषताएं भी बताना है, जीन के बारे में बताना है और इनका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, ये सारी चीजें आपको बताना है। तो इसका उत्तर आप कैसे लिखोगे, आप लोगों को सबसे पहले क्या लिखना है कि सभी जीवों में अनुवांशिक लक्षणों का नियंत्रण, जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं, ठीक है, तो अनुवांशिक लक्षणों का नियंत्रण मतलब उसका नियंत्रण करना एवं संचरण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाना अनुवांशिक इकाइयों द्वारा होता है। ये जो आपका जीन है ना, ये एक अनुवांशिक इकाई है, तो अनुवांशिक इकाइयों द्वारा होता है। और मेंडल ने इन इकाइयों को कारक कहा था, मतलब इस जीन का नाम कारक बताया था। क्या बताया था? कारक। थोड़ा सा मेन पॉइंट है, याद रखना, कहीं कहीं पूछा जाता है। कारक कहा था तथा जोहानसन ने इसके लिए जीन शब्द का प्रयोग किया। इस जीन का मेंडल ने क्या बताया था? कारक नाम दिया था, लेकिन ये जो है ना, ये भाई साहब ने जीन का नाम दिया, जो कि काफी ज्यादा फेमस है। और जीन जो है एक अनुवांशिक लक्षणों पर नियंत्रण एवं संचरण करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को पहुंचाता है, ठीक है। तो यही है हमारा जीन के बारे में। जीन क्या है? जैसे कहते नहीं कि इनका शकल मतलब अपने पिता से मिलता है और इनके बेटा का शकल मतलब उनकी माता से मिलता है। तो ये सारे जीन है। जीन एक लक्षण से दूसरा लक्षण, वही सारी चीजों को एक दूसरे से ट्रांसफर करता है, लक्षणों को ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। और इनकी विशेषताएं देखा जाए तो विशेषता आप लोग हेडिंग डाल लेना, मैं आपको विशेषता बता देता हूं। जैसे जो जीन होता है गुणसूत्र के क्रोमोनिमा जो गुणसूत्र होता है उसके क्रोमोनिमा पर माला के मोतियों के समान रैखिक क्रम में लगी रचनाएं होती हैं। जो माला होता है ना, माला के समान रैखिक क्रम में लगी रचनाएं होती हैं जो अनुवांशिक लक्षणों का नियंत्रण करता है। यही जो होता है ना, अनुवांशिक लक्षणों का नियंत्रण करती हैं, ठीक है, याद रहेगा। दूसरा आपका है विशेषता कि जीन संचरण की इकाई है। संचरण मतलब संचरण करना, जो जनक से संतानों में पहुंचाती है, जो लक्षणों को जनक से संतानों में पहुंचाती है। जो जनक होते हैं, जैसे माता पिता जनक हैं, तो वो लक्षण को संतानों में पहुंचाएंगी। ओके, अगला जो हमारा है विशेषता वो है कि जीन उत्परिवर्तन की इकाई है। उत्परिवर्तन मतलब होता है जिनकी संरचना में परिवर्तन होता रहता है। मतलब जो जीन होता है, जीन की संरचना में परिवर्तन होता रहता है, इसीलिए इसे कहा गया है कि जीन उत्परिवर्तन की इकाई है। ओके, तो ये हमारा विशेषता नंबर 3 है। 4 नंबर विशेषता देखो कि जीन डीएनए का वह भाग है, जो जीन होता है डीएनए का वह भाग होता है जिसमें प्रोटीन या फिर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण की सूचना होती है। जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन और या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण की सूचना होती है। तो ये हमारा है जीन के बारे में, जीन की विशेषताएं, जीन की परिभाषा और इनका प्रयोग किसने किया सर्वप्रथम। तो ये है जीन के बारे में, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तैयार कर लेना। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, ये ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग फोकस करना इस क्वेश्चन पर कि हम जो वाहनों में जो मोटर गाड़ियां होती हैं, वाहन होते हैं, वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं, मतलब उसका प्रयोग क्यों करते हैं, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य यानी कि जो पीछे की दृष्टि है दर्पण के रूप में प्रयोग क्यों करते हैं, या फिर में वरीयता क्यों देते हैं। ध्यान से समझना, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य के रूप में वरीयता देते हैं क्योंकि यह जो वस्तु है दूर स्थित भी, अगर वस्तु बहुत दूर भी स्थित है तो उसका भी सीधा तथा पूर्ण मतलब पूरा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। मतलब पूरा प्रतिबिंब बनाएगा, लेकिन यह पता चल जाएगा कौन सी गाड़ी है, कौन है पीछे, लेकिन दूर स्थित वस्तु का भी सीधा तथा पूर्ण प्रतिबिंब बनाता है। इसीलिए हम लोग इसे वाहनों में पश्च दृश्य के रूप में प्रयोग करते हैं।
ओके तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 21 यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना है। ये सारे क्वेश्चंस मैंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेलेक्ट किए हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है, क्या समझते हो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको तैयार ही कर लेना है बोर्ड एग्जाम में पेपर देने से पहले। ओके ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हो। जो नेत्र की समंजन क्षमता होती है उससे आप क्या समझते हो तो आपको उत्तर क्या लिखना है कि नेत्र की वह क्षमता, जो मानव नेत्र होता है उसकी वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके, जो उसकी फोकस दूरी है उसको समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ, जो निकट की वस्तु होती है तथा दूरस्थ, तो निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है। क्या कहलाता है? नेत्र की समंजन क्षमता। चाहे दूर स्थित वस्तु हो चाहे नजदीक वस्तु स्थित हो, लेकिन उसे फोकसित कर लेता है अर्थात स्पष्ट देख सकता है, तो वही हमारा नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन हो भाई पूछ सकते हो। ओके ये ध्यान से समझना, एक मैंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फिजिक्स का क्वेश्चन लिया है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र, कोई चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान या फिर गतिशील आवेशित कण पर लगने वाले बल जो है किन किन कारकों पर निर्भर करता है, किन किन कारकों पर निर्भर करता है, और इस बल के लिए आवश्यक सूत्र, जो इस बल के लिए आवश्यक सूत्र है उसको बताना है। तो मैं आपको एक छोटा सा परिभाषा के रूप में समझाता हूं कि आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाए। चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है अगर उसमें जो गतिशील आवेशित कण होते हैं पर लगने वाला बल का कण के आवेश, जो कण के आवेश के परिणाम, जो कण के आवेश होता है आवेश क्यों का परिणाम, तथा चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम, जो चुंबकीय क्षेत्र v होता है के परिणाम, और कण के वेग, जो कण का वेग v होता है आपका, ठीक है, वह इसकी गति की दिशा व चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच के कोण पर निर्भर करता है। जैसे मैं आपको एक साइन के द्वारा समझाता हूं। साइन का मतलब है कि जैसे यहां समझो, यदि किसी गतिशील आवेशित कण या फिर गतिशील आवेशित कण का आवेश क्यों हो, यानी कि आवेश क्या है क्यों हो, तथा वेग v हो, तथा यह तीव्रता यानी कि जो आपका यह v तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थीटा कोण से बनाती हुई गति करता है, तो इस पर लगने वाला बल, जो इस पर लगने वाला बल होगा F बराबर क्यू वी वी साइन थीटा। ये आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा विद्युत वाले चैप्टर में, F बराबर क्यू वी वी साइन थीटा। इस पर न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आप तैयार कर लेना। ओके तो ये हमारा है आज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, 23 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग कमेंट करना अगर कल आप लोगों को जितने भी साइंस के इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, उत्तर सहित दीर्घ उत्तरीय प्रश्न चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं आप लोगों के लिए जरूर बनाऊंगा। ठीक है, केवल आप कमेंट कर देना प्यारा सा, तो मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर इस मेहनत में कुछ दम हो तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना। ठीक है, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।